वेलकम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। किसी भी मुल्क की जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स और इकनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं और उसके नतीजे में जो रिज़ल्ट्स आते हैं ये सारे इंटर रिलेटेड होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में अगर ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है तो ये सिर्फ स्टैंड अलोन ट्रेड डेफिसिट नहीं बढ़ रहा, बल्कि इसकी वजह से हमारी जो आउटफ्लो है डॉलर की, करेंसी की, रिज़र्व्स की, इन अदर वर्ड्स, वो भी डाउन हो रहे हैं। और जब रिज़र्व्स डाउन हो रहे हैं तो ओवरऑल एक इन्फ्लेशन वाला माहौल भी बन जाता है, क्योंकि ज़्यादा बोरोइंग्स करनी पड़ती हैं एंड ऑल दैट। तो इसी वजह से जो पिछले एक वीक में जो डॉलर हिस्ट्री का हाईएस्ट डेप्रिशिएट हुआ और 170 रुपीज़ को टच कर गया $1 पाकिस्तान में, तो उसके पीछे अब कई तरह की थ्योरीज सर्कुलेट कर रही हैं। जैसे कई लोग कहते हैं कि ये गवर्नमेंट ने खुद गिराया, दूसरी तरफ के लोग कहते हैं नहीं, ट्रेड सरप्लस इतना बढ़ गया था जिसकी वजह से हमारी पेमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, तो इसी वजह से जो रिज़र्व्स थे स्टेट बैंक के पास वो कुछ ना कुछ डिप्लीट हुए और डाउन हो गया। अब ये दो तरह के कौन से लोग हैं, विद एग्जांपल बात करते हैं और उनकी स्टेटमेंट्स को सामने रखते हैं। सबसे पहले एक इकोनॉमिस्ट की क्लास है, जैसे फॉर एग्जांपल खुर्रम हुसैन साहब हैं, ये डॉन में बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल वीक में एक बार लिखते हैं इकॉनमी पे। इनका ये कहना है कि इनके सोर्सेज ने बोला कि दो तरह के रीज़न्स हैं। पहले रीज़न तो ये है कि डेली बेसिस पे 2 मिलियन टू 4 मिलियन डॉलर्स 15 अगस्त से ऑनवर्ड पाकिस्तान से निकल के अफ़गानिस्तान जा रहा है, क्योंकि वहाँ जी गवर्नमेंट की, पाकिस्तान गवर्नमेंट की फ्रेंडली गवर्नमेंट है तालिबान की काबुल में, तो एक तरह से सपोर्ट हो रही है उनको, क्योंकि उनका जो 8-9 बिलियन डॉलर है अफ़गान गवर्नमेंट का यूनाइटेड स्टेट्स और डिफरेंट इंटरनेशनल बैंक्स में, वो फ्रीज़ कर दिया उन्होंने। और इसके साथ साथ जो इस चीज़ को कम्प्लीमेंट कर रही है वो ट्रेड सरप्लस है, क्योंकि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जब एडवर्स होता है, नेगेटिव में होता है, तो हमें पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ती हैं, हमें रिसीट्स कम होती हैं, तो उस वजह से भी ज़ाहिर है हमारे रिज़र्व्स कम होते जाएंगे डॉलर्स के। तो जब रिज़र्व्स कम होते जाएंगे तो फिर डिमांड जब एक चीज़ की होती है और सप्लाई नहीं होती तो उसकी अल्टीमेटली प्राइस फिर ऊपर चली जाती है। तो ये एक तरह के लोग हैं और ये इनके आर्टिकल का रेफरेंस आपकी स्क्रीन पे भी आपको नज़र आया होगा। दूसरी साइड के लोग वो हैं जो कहते हैं नहीं जनाब, ये तो गवर्नमेंट ने खुद गिराया है, और क्योंकि IMF का प्रोग्राम बैक ट्रैक पे लाने की और रिज्यूम करने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट के लेवल पे, तो इस वजह से इसको खुद डिवेल्यूएट किया गया। और IMF ऐसे क्यों कहती है, इसके पीछे भी रीज़न्स होती हैं, क्योंकि जब करेंसी आपकी डीवैल्यू होती है, करेंसी डाउन होती है थोड़ी सी, तो इंटरनेशनल मार्केट में जो आपकी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स होती हैं उनको ज़रा लेवरेज मिल जाती है, उनको कंपैरेटिव एज मिल जाता है। जैसे हमारी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं, तो अभी GSP प्लस स्टेटस भी चल रहा है और टेक्सटाइल हिस्टोरिकल जा रही हैं टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स, तो ये गवर्नमेंट ने ख़ुद कम कर दी, तो इसकी वजह से जो है IMF ज़रा खुश होगा और प्रोग्राम वापस ट्रैक पे लाने में आसानी होगी। और इन तरह के जो लोग हैं इनको स्पेयर हेड कर रहे हैं, इनको जो आगे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस थ्योरी को, वो कामरान खान साहब हैं, जिन्हें हमने पास में भी देखा, उनकी इन्फॉर्मेशन भी किसी हद तक क्रेडिबल होती है, गवर्नमेंट के सोर्सेज उनके साथ होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये खुद किया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि गवर्नमेंट की यहाँ पे हमें एक मजबूरी भी नज़र आ रही है कि IMF की पहली डिमांड तो ये है आप इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बढ़ाएं, उसमें सब सब्सिडी ख़त्म कर दें, आप गैस की सब्सिडी ख़त्म कर दें, उसकी प्राइसेस बढ़ाएं, तो वो गवर्नमेंट अभी करती नज़र नहीं आ रही। गवर्नमेंट की मजबूरी है, वरना अगला इलेक्शन वो हारते नज़र आ रहे हैं। तो इसी वजह से ये दूसरी साइड से ये करेंसी को ज़रा डिवेल्यूएट कर रहे हैं कि चलो कुछ तो हुआ है, FBR की कलेक्शन भी बढ़ गई है काफ़ी, तो चलो कुछ फ्रंट्स पे काम हुआ होगा, तो IMF का प्रोग्राम वापस लाने में, उनके साथ निगोशिएट करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। और इसी बात को सेकंड करने के लिए कामरान खान साहब ने ये वाला ट्वीट भी किया था कि गवर्नमेंट IMF प्रोग्राम वापस लाने के लिए पूरी तरह कमिटेड है और उसकी तैयारी की जा रही है। और इस बात को अगर देखें किसी हद तक, तो एक और जो फैक्ट है ये करंट वीक का जो गुजरा है अभी वीक, वो इसको इंडोर्स करता भी नज़र आ रहा है। वो ये है कि 0.25 प्लस किया स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी में, और ये क्योंकि IMF की ये भी डिमांड होती है कि इंटरेस्ट अर्निंग होती है स्टेट बैंक को, तो उसकी वजह से अल्टीमेटली एक मुल्क की इनकम बढ़ती है,
तो आईएमएफ का बेसिक प्रोग्राम तो यही होता है कि आप दिखाएं कौन से आपने स्ट्रक्चरल प्रोग्राम्स किए अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, ओवरऑल मुल्क की हम किस बेस पे आपको लोन दें, आपकी लोन वापस करने की क्या कैपेसिटी है, तो ये चीज़ें ज़रा दिखानी पड़ती हैं। तो वो एक कंपैरिजन भी इस सिलसिले में नज़र आता है कि पूरी दुनिया में अभी तक इंटरेस्ट रेट को उस लिहाज से वापस नहीं लिया गया कोविड की सिचुएशन के बाद से, लेकिन पाकिस्तान ने पहले, ये करंट गवर्नमेंट ने ही 13% ऊपर तक ले गए थे, जो कि बड़ा डेट्रीमेंटल था, नुकसानदेह था हमारे बिजनेसेस के लिए। तो ये चीज़ जो 0.25 पॉइंट्स बढ़ी गई स्टेट बैंक की तरफ से बढ़ाई गई, तो इसमें भी हमें कहीं ना कहीं ये सच्चाई नज़र आती है कि मे बी इसमें गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व हो। लेकिन इस बात को भी हम बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते। गवर्नमेंट की इन फ्रंट्स पे जो ट्रेड डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट फिर से आने स्टार्ट हुए हैं, इस पे इतनी कोई अच्छी परफॉर्मेंस हमें अभी ऐसे नज़र नहीं आ रही जैसे पिछले साल नज़र आई थी। और उसके पीछे भी रीजंस गवर्नमेंट बताती है कि हमने वैक्सीन प्रोक्योर की, काफ़ी सारे डॉलर्स में पेमेंट की, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में, तो उस वजह से भी कुछ असर पड़ा। और उसके अलावा जो एकदम हमने जीडीपी ग्रोथ रेट है उसे 4% से ऊपर ले जाते हुए हम नज़र आते हैं, तो उसकी वजह से भी मुल्क में ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ती है। तो कुछ मशीनरी इंपोर्ट्स की गई, कुछ इस तरह की दूसरी चीज़ें की गई, तो ये सारी गवर्नमेंट भी जस्टिफिकेशन देती है, हमें नज़र आती है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो ये नुकसान भी है कि जो गवर्नमेंट के एक्सटर्नल डेट्स हैं वो करेंसी डिवैल्यू हो जाती है, तो उसकी वजह से वो भी नुकसान होता है। जैसे अगर रुपीज़ में उसको कन्वर्ट करके देखें तो, क्योंकि अब $1 के पीछे तकरीबन 65 से 70 के दरमियान, या 170 कह लें, इतने रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो जब रुपयों में आप काउंट करें अपने एक्सटर्नल डेट को, तो वो करेंसी डिवैल्यूएशन की वजह से काफ़ी बढ़ जाती है अमाउंट। अब यहाँ पे गवर्नमेंट को आईएमएफ के प्रोग्राम वापस आने की वजह से एक प्रॉब्लम भी है, एक डायलेमा है। मतलब गवर्नमेंट सोच रही है कौन सी ऑप्शन चूज़ करें, क्या करें, क्योंकि अगर आईएमएफ की पूरी बात मानते हैं तो भाई अगला इलेक्शन तो फिर बहुत मुश्किल है जीतना। आप इलेक्ट्रिसिटी रेट को मज़ीद ऊपर ले जाएं और काफ़ी ऊपर ले जाएं, अभी काफ़ी ऊपर और जाना है आईएमएफ के मुताबिक। इसके अलावा गैस प्राइसेस आप बढ़ा दें, आटे में सब्सिडी ख़त्म कर दें, चीनी में सब्सिडी ख़त्म कर दें, घी में सब्सिडी ख़त्म कर दें, तो ये बहुत बड़ा मसला होगा। और अभी ऐसे नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट अगले इलेक्शन की तैयारी करने के फुल मूड में नज़र आ रही है। जो शौकत तरीन साहब ने इस वीक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें घी वगैरह के रेट्स भी 50 रुपये नीचे ले आए, चीनी को नीचे ले आए, आटे को नीचे ले आए। गवर्नमेंट ने इनडायरेक्टली सब्सिडी दी एक, तो वो कैसे ख़त्म करेंगे? अगर वो ख़त्म करेंगे तो फिर अगले इलेक्शन में इनके कैंडिडेट्स को बहुत प्रॉब्लम होगी। दूसरी तरफ डायलेमा का दूसरा पार्ट ये है कि अगर वो ना दें और आईएमएफ की पूरी तरह बात मान लें तो फिर अगले इलेक्शन में मसला होगा, और अगर ना माने तो फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बड़ी मुश्किल है आईएमएफ प्रोग्राम ना होने की वजह से। तो गवर्नमेंट का फ़िलहाल यही प्लान नज़र आ रहा है, आईएमएफ को इस तरह का लारा लगाया जाए कि हमारी देखें टैक्स कलेक्शंस बड़ी हिस्टोरिक हैं इस वक्त, एफबीआर बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो इसके अलावा आप ये देखें रोशन डिजिटल अकाउंट में हमें अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं, और गवर्नमेंट नॉन टैक्स पेयर्स के ख़िलाफ़ इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त क्रैक डाउन करने की पोजीशन में आती जा रही है, और गवर्नमेंट पूरी इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करने के लिए बहुत संजीदा है। स्मगलिंग को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, बिल्कुल ज़ीरो करने की कोशिश की जा रही है। तो गवर्नमेंट अभी उनको इस तरह का लारा लगा रही है कि देखें रियल पॉलिटिक नाम की चीज़ होती है, ग्राउंड रियलिटीज़ को साथ लेके चलना पड़ता है। तो अगले इलेक्शन तक हमें ये सब चीज़ें करनी हैं। हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आईएमएफ का प्रोग्राम भी है, और दूसरी साइड पे हमें कुछ टाइम भी दिया जाए। हम फ़ौरन ये प्राइसेस नहीं बढ़ा सकते, तो ये फिर देखते हैं आने वाले वक्त में इसका क्या होता है। और स्टॉक मार्केट की अगर बात करें तो एक बड़ी मैंने इंटरेस्टिंग चीज़ ऑब्ज़र्व की है। मैंने अपनी लाइफ में स्टॉक मार्केट को काफ़ी बार क्रैश होते और फिर उससे डबल स्पीड से वापस ऊपर रीबाउंड करते हुए देखा है। लेकिन एक रिसेंटली जो चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है वो ये है कि मार्केट में जो काम करने वाले आम लोग हैं, जिस वक्त मार्केट क्रैश होती है तो वो इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, ये लेसन सीखे होते हैं कि ये जो टेक्निकल एनालिसिस और ये सारी बाकी शॉर्ट टर्म की चीज़ें होती हैं, जब मार्केट कोई बड़ा लीप ले या रीबाउंड करे या नीचे आए तो उस वक्त ये सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं, और ये कभी प्रिडिक्ट भी नहीं कर पाते मार्केट की ऊपर जाने को नीचे जाने को। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स नहीं कर पाते। वारन बुफे अभी तक बोलता है यार
कि मैं ये नहीं बता सकता 70-80 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर होने के बाद भी, कि कल मार्केट कैसा परफॉर्म। तो ये आम लोग क्रैश के टाइम पे ये रियलिटी एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, ये लेसन सीख रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही मार्केट रेंज बाउंड या थोड़ी स्टेबल होती है वो फिर से उन्हीं चक्रों में आ जाते हैं, फिर से लॉस कर बैठते हैं। तो इसके बारे में ज़रा सोचिएगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ जाने की ज़रा आपको एहसास हो अगर अपने लॉसेस से, तो उस तरफ जाने की आप कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा। इसी करेंसी डिवैल्यूएशन की वजह से ये जो एक वीक पिछला गुजरा है ये पूरा नेगेटिव में रहा है और क्लोजिंग 45,073 पॉइंट्स पे हुई है और लोएस्ट 44,788 भी लगा एक दिन। तो इस एक वीक की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो कोई 1546 पॉइंट्स मार्केट ने लूज़ किए। करेंसी डिवैल्यूएशन, ट्रेड डेफिसिट, ये सारी रीजंस थी इसके पीछे। फिर जो डाउन ग्रेड किया गया उसको इमर्जिंग मार्केट से फ्रंटियर मार्केट में PSX को डाला गया, वो एक बड़ी रीज़न थी। उसके अलावा जो आने वाला IMF का प्रोग्राम है उसके बारे में स्पेकुलेशन है, क्या आएगा नहीं आएगा, क्या असरात होंगे। तो ये सारी चीज़ें ज़रा प्रेशर और सेलिंग प्रेशर क्रिएट किया इन्होंने। लेकिन जो अच्छी बात थी वो ये थी, और जो सोचने वाली बात थी, कि जिस वक्त ये सब डिस्काउंटेड आइटम्स हो गए, सेल लगी हुई थी, तब फॉरेनर्स ने खुल के बाइंग की। 25 पॉइंट्स भी स्टेट बैंक की तरफ से बढ़ाए गए, 0.25 पॉइंट्स। तो उसके अलावा रोल ओवर वीक भी था। तो ये सारे प्रेशर क्रिएट करने वाली चीज़ें हैं। और इसके अलावा ये भी न्यूज़ आई कि जो कंज्यूमर बैंकिंग है इसको स्टेट बैंक मज़ीद रेगुलेशंस लगा के ज़रा और टाइट कर रहा है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा एक धचका लगा ऑटोमोबाइल सेक्टर को, उसकी रीज़न ये थी कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में गवर्नमेंट ने इंपोर्टेड कार्स पे पहले से भी ज़्यादा, लाइक अभी तो नहीं चल रही कोई इतनी इंपोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह, लेकिन पहले हाई होती थी, तो पहले जो हाई थी उससे भी ज़्यादा लगाने की गवर्नमेंट सोच रही है ताकि इंपोर्ट बिल को थोड़ा कम किया जाए। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, लेकिन इससे ऑटोमोबाइल असेंबलर्स को बड़ा धचका लगा। और यूरोपियन यूनियन ने हमारे GSP प्लस स्टेटस को एक्सटेंड करने की मंजूरी दी, लेकिन साथ ही 6 नई कंडीशंस भी लगाई गई, और वो इनडायरेक्टली FATF से भी रिलेटेड होती है, एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा करंट वीक में जो एवरेज वॉल्यूम रहा वो थोड़ा सा कम हो गया इन्हीं चीज़ों की वजह से, क्योंकि इससे पहले वाले वीक्स में एवरेज 400 मिलियन शेयर्स थे, वो 383 मिलियन शेयर्स पे आ गए। और इसके अलावा रिफाइनरी पॉलिसीज़ को जो था बड़ा धचका लगा, और रिफाइनरी सेक्टर ने काफ़ी करेक्शन की। उसकी रीज़न ये भी थी कि जो ताबिश साहब थे, उन्होंने जो एडवाइज़र हैं और रिफाइनरी पॉलिसी जिन्होंने फार्मूलेट की, वो रिज़ाइन कर गए और कैबिनेट ने मंजूरी नहीं दी, डिले हो गया फिर से रिफाइनरी की नई पॉलिसी। इसी वजह से अटक रिफाइनरी को हमने 18% नीचे देखा है, ANL को 19%, बाइको को 17%। और इसके अलावा और बात करें तो पाक इलेक्ट्रॉन भी 16% नेगेटिव पे आया, और रिफाइनरी का ओवरऑल सेक्टर 17% डाउन रहा, और फॉरेनर्स नेट बायर्स रहे। तो ये आज का सेशन था। थैंक यू वेरी मच।